नमस्कार। आज हम आपसे पार्टीशन से जुड़े हुए एक नए पहलू पे बात करते हैं। मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जो भी रीसेंट जजमेंट है। उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई। कोई पार्टीशन मांगने तो पहुंच गया, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कोर्ट को कि जो प्रॉपर्टी को पार्टीशन मांग रहा है वो पार्टीशन के लिए है भी या नहीं। आपको कुछ डेट्स बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, फिर हम जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई 2000 1974 को 18 जुलाई 1974 को एक व्यक्ति और उसका बेटा एक एग्रीमेंट टू सेल में इंटर करता है। 24/2/1980 को ये बाप बेटा और इनकी बेटी वसंती एक पार्टीशन डीड बनाते हैं। फिर 1981 में जो एग्रीमेंट टू सेल जिससे इंटर किया था, वो व्यक्ति जो परचेजर होता है वो एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है, जिसको ट्रायल कोर्ट डिसमिस कर देती है। फिर वो अपील में जाता है, मद्रास हाई कोर्ट के अपील में जाता है, और वहाँ अपील पेंडिंग होता है। इसी दरमियान 25/3/1989 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु गवर्नमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट करती है और वहाँ अनमैरिड लड़कियों को राइट दे देती है एज ए को पार्टनर अपने पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और उसी साल 7 जुलाई 1989 को वसंती की शादी हो जाती है। इसके बाद 1995 में जो परचेजर ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अपील फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में, वो डिक्री हो जाता है। उसके बाद 95 में ही वो एसएलपी फाइल करते हैं, जो वसंती के ब्रदर और फादर और ब्रदर थे, तो वो एसएलपी डिसमिस हो जाता है। अब देखिए 1995 बड़ा क्रूशियल है कि अपील डिसमिस हो जाता है उनका। इसका मतलब ये कि जो ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फाइल पास हुआ था जजमेंट, वो डिक्री बन जाता है और वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप कंफर्म हो जाता है। अब देखिए 1996 मतलब उसके एक साल के बाद वसंती एक सूट फॉर पार्टीशन फाइल करती है, जिसमें वो प्रॉपर्टी भी होता है, अपने ब्रदर, अपने फादर और परचेजर के खिलाफ, और अपना 1/3 शेयर मांगती है उस प्रॉपर्टी में। उसका ये कहना था कि 1989 में जो मद्रास तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और को पार्टनरी राइट दिया अनमैरिड लड़कियों को, तो उस दिन उसका एक राइट एक्रू हो गया को पार्टनरी प्रॉपर्टी में, और इसलिए उसको पार्टीशन किया जाए और उसको दिया जाए। मैंने पार्टीशन पे पहले भी कुछ वीडियोज बनाए हैं जिसको आपको बहुत अप्रिशिएट किया है, तो एक नया एंगल दिखा और सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आई है, तो मैंने कहा इस जजमेंट के इस पार्टीशन के इस पहलू पे भी आपसे डिस्कस करते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि पार्टीशन पार्शियल भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है, ओरल अंडरस्टैंडिंग के जरिए भी हो सकता है अगर उस पर एक्ट अपॉन कर दिया जाए। यहाँ एक बात और ऐड कर दूँ कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट 1989 में लाई थी, वही सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में वही उसी प्रकार का अमेंडमेंट लाया था। अब जो जजमेंट लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये जस्टिस भाटी के द्वारा, ये डिवीज़न बेंच था जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस भट्टी थे। अब जो हमें देखना है कि जो प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन मांग रही थी, वो चूंकि ऑलरेडी पार्ट था उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था, और जो वो कह रही थी कि भाई 25 मार्च 1989 को मेरा राइट एक्रूव हुआ, उसके तहत उसको उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन मिलना चाहिए। प्लेंटिफ का जो केस था उसमें जो मेन चीज़ देखना था कि क्या जिस प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांगा जा रहा है वो पार्टीशन के लिए अवेलेबल है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ों पर बात करी, खासकर इस केस में जब एक डिक्री ऑलरेडी क्रिस्टलाइज कर चुका है, फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। और इंटरेस्टिंगली
जो बसंती ने अपना सूट फाइल किया उसमें ना तो कभी उस सेल डीड को चैलेंज किया जो उसके ब्रदर और फादर ने डिग्री के बाद एग्जीक्यूट कर दिया था परचेजर के फेवर में, ना ही उस एग्रीमेंट को या उस पार्टीशन डीड को चैलेंज किया जिसके तहत उसका पार्टीशन हुआ था प्रॉपर्टीज़ का। तो इस बैकग्राउंड में जो ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो देखा कि भाई एक डिग्री ऑलरेडी एक सूट फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, तो उसके बैकग्राउंड में इस प्रॉपर्टी को ये अवेलेबल ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी पार्टीशन के लिए। जिस दिन उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हुआ, को पार्टनरी बनी, वो 25 मार्च 1989 को। जब पहली बार मैं ये जजमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि जब इतना बैकग्राउंड क्लियर था सब कुछ, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरटेन किया। दो कंकरेंट ऑर्डर होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद भी दो कंकरेंट जजमेंट था, ट्रायल कोर्ट का और मद्रास हाई कोर्ट का। नॉर्मली हम एज एन एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होते हैं तो देखते हैं कि जहाँ भी कंकरेंट जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में नोटिस इशू नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो डिस्कस किया वो ये उसके डिस्कशन के पीछे पर्पज था, जो लॉ उसने जो क्वेश्चन फ्रेम किया डिस्कशन के लिए कि क्या 25/3/1989 को, जिस दिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेंज किया हिंदू सक्सेशन एक्ट में और लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को दिया कोपाशनरी राइट, क्या उस दिन वो प्रॉपर्टी अवेलेबल था पार्टीशन के लिए, और अगर था ही नहीं तो राइट अप्रूव भी हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मेन आर्गुमेंट था बसंती के एडवोकेट का कि ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पूरे केस को डील किया इस संदर्भ में कि एक ऑर्डर फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सेल्फ डिसमिस हो गया, हाई कोर्ट ने डिग्री कर दी तो फाइनल हो गया। उसका ये कहना था कि दोनों कोर्ट ने सेक्शन 29A हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का है उसके बैकग्राउंड में देखा ही नहीं। अब जो परचेजर के एडवोकेट थे, चूँकि वही कंटेस्ट कर रहे थे, हालांकि उसके ब्रदर, उसने बसंती ने अपने फादर और ब्रदर को दोनों को पार्टी बनाया था, बट वो दोनों कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, परचेजर ही कंटेस्ट कर रहा था। उसमें उसका यही कहना था कि जो 74 में एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उसके बाद वो जो एग्रीमेंट सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ उसको तो चैलेंज किया नहीं गया है। दूसरा उसका ये कहना था कि जिस दिन पार्टीशन हुआ और रजिस्टर्ड पार्टीशन हुआ था बसंती और उसके फादर और ब्रदर के बीच 1980 में, उस दिन ही उसका वो कोपार्सनरी कैरेक्टर उस प्रॉपर्टी का ख़त्म हो गया और इंडिविजुअल के नाम पे चला गया, वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी रहा ही नहीं। तो अगर सेक्शन 29A को भी हम लेके चलें, जो अमेंडमेंट एक्ट है हिंदू सेक्शन एक्ट का तमिलनाडु गवर्नमेंट में, तमिलनाडु में, तो जिस दिन उसका राइट एक्रूव किया उस दिन उसके पास वो था ही नहीं प्रॉपर्टी पार्टीशन के लिए। और इसी बैकग्राउंड में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि सबसे पहले तो देखें ये प्रॉपर्टी है या नहीं। तो 9 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को डील किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, ये दिखाने के लिए कि पार्टीशन के क्या क्या पहलू हैं। और मुझे ये पर्टिकुलरली 9 के 9 जो पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने डील किया वो बहुत अपील किया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं था जिस दिन वो अमेंडमेंट 29A हिंदू सक्सेशन एक्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन ये प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं था पार्टीशन के लिए। दूसरा कि जो बसंती का कहना है कि पार्शियल पार्टीशन हुआ था, तो एक एडमिशन आ रहा है कि पार्टीशन तो हुआ था, पार्शियल हो भी सकता है, लेकिन उसने कहीं उस प्रॉपर्टी का भी जिक्र था, पूरा जिक्र नहीं था बट था उसका जिक्र, इन्फर किया जा सकता था। तो उसको सबसे पहले तो उस पार्टीशन एग्रीमेंट को चैलेंज करना चाहिए था जो उसके ब्रदर और फादर के बीच में हुआ था। तो उसने कहीं भी इसको चैलेंज नहीं किया। जबकि तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग था बसंती और उसके फादर और ब्रदर के बीच में सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो ये शो करता है कि वो प्रॉपर्टी भी उसका हिस्सा था। और जो चौथी बात कही कि ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग है
उसका कुमुलेटिव इफेक्ट सारे अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को लेकर हम देखते हैं, तो ये दिखाता है या ये इंडिकेट करता है कि पूरा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को का क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में कि वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ था। और पांचवी बात कही कि जब एक बार पार्टीशन हो जाता है तो सेपरेट ऑनरशिप हो जाता है, फिर उसको हम कोपार्शनरी प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कह ही नहीं सकते, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि उस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके कम्प्लीटली पार्टीशन किया गया है, कहीं कोई अवॉर्मेंट नहीं है पार्टीशन डीड में। उसके बाद छठी बात कोर्ट ने कही कि ये बसंती का जो प्लेंटिफ थी उसका एक उस पर यह बर्डन था ये डिस्चार्ज करने का कि शेड्यूल जो ये सूट प्रॉपर्टी है या जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो उस प्रॉपर पार्टीशन का हिस्सा नहीं था, और 25/3/1989 को 25 मार्च 1989 को वो प्रॉपर्टी अवेलेबल था पार्टीशन के लिए। उसके बाद कहा कि जो भी पार्टीशन डीड के रिसाइटल हैं उसमें जो कही गई बातें हैं या जो रिसाइटल सूट में कही गई है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली फादर और ब्रदर की थी, ब्रदर के पास थी या ब्रदर को गई थी या ब्रदर ने इसको एक्सक्लूड किया था, कहीं इन चीज़ों को नहीं। तो पार्टीशन सूट में ये बड़ा ज़रूरी होता है, किसी प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं तो उसको दिखाएं कि ये कंबाइंड था। तो ये चीज़ें कहीं नहीं प्लीडिंग में आ रही थी या एविडेंस में आ रही थी कि उसका एक्सक्लूसिव ऑनरशिप ब्रदर के पास नहीं है, फादर के पास नहीं है, जबकि ये तीनों सिग्नेटरी थे। नौवीं बात उन्होंने कही कि जो भी कंक्लूजन पे अराइव करने के पहले जो भी प्लीडिंग और प्रूफ को देखा गया तो वो सभी ये इंडिकेट करते थे कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो जब ये इतनी चीज़ें क्लियर थी फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म किया और अपील डिसमिस, एसएलपी या अपील डिसमिस करी। मुझे जो लगा कि एक मुकदमे की शुरुआत होती है 1981 में, वो जो बायर ने फाइल किया था वो जाके कल्मिनेट करता है 1996 में, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल। उसके बाद 96 में उसी प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे मुकदमे की शुरुआत होती है जो जाके कल्मिनेट होती है 2023 में। मतलब ये 40 साल से ऊपर का जो समय लगा, इसको लेकर ज़्यादा एक एक फीलिंग आती है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे जुडिशल सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको जजमेंट को पढ़ते वक्त एक वक्त और भी बात आई कि इतना होने के बाद, दो कंकरेंट जजमेंट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू को लेकर बहुत ही क्लियर कर दिया कि जब भी किसी पार्टीशन की बात होती है तो सबसे पहला दायित्व तो ये होता है कोर्ट का या एडवोकेट का कि वो ये लेकर आए कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज़ एमिनेबल फॉर पार्टीशन और नॉट, कि उसकी अभी भी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी का या नहीं। इसको लेकर ये जजमेंट बहुत बढ़िया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट को लेकर वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। अपने इश्यूज ज़रूर शेयर करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8287070176 या कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। ये वीडियो भी मैंने बनाया, मेरे एक व्यूअर ने स्पेसिफिक एक सवाल पूछा था जो सिमिलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे था, तो उनके सवाल का जवाब भी है और बहुत बढ़िया जजमेंट एक लिखा हुआ है, उससे भी मैंने आपको अवगत कराया। थैंक यू वेरी मच। जिस जजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ वो जजमेंट का नाम है एच वसंती वर्सेस ए सांथा और ये इंडिपेंडेंट साइटेशन है 2023 INSC 731। ये 16 अगस्त 2023 का लिखा हुआ जजमेंट है जिसको जस्टिस भट्टी ने लिखा है। थैंक यू।